नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से अनिल चौधरी। भली बात सब परिचित अनिल चौधरी से। लगभग 2013 से ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये वहां से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार 2013 से मांगे उठा रहे हैं। और हरियाणा नहीं, भारत नहीं, गाजियाबाद नहीं, पंजाब नहीं, भारत के कोने कोने में जा रहे हैं ये। और फिलहाल वक्फ बिल जो संशोधन विधायक प्रधानमंत्री जो आया है बिल, उसको लेकर ये महापंचायत कर रहे हैं। बिल के समर्थन की, बिल संशोधन होना चाहिए, बिल का बहुत जरूरी है भारत के लिए। क्योंकि लाखों एकड़ भूमि, लगभग लाखों एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी, उसको लेकर अनिल चौधरी मैदान में उतरे हुए हैं। और कल 30 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया अनिल चौधरी ने। अनिल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी धन्यवाद। और हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। चौधरी साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, वक्फ बिल जो संशोधन बिल आया प्रधानमंत्री का, उसके लिए आप कल महापंचायत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने, मदनी साहब, यहाँ ओबीसी, उन्होंने भी कई उल्टी सीधे जैसे बातें बोली और कहीं ना कहीं यहाँ इसी जगह एक बड़ा प्रदर्शन किया है कि ये संशोधन नहीं होना चाहिए वक्फ बिल का, जैसे है वैसे ही पड़ा रहना चाहिए। वक्फ बिल के पास ये सारी ताकत वक्फ वो जू की तू रखनी चाहिए। और आज कल आप सुबह महापंचायत कर रहे थे 30 तारीख को, और हजारों लोग वहां महापंचायत में पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पे। तो ये क्या है कि कुछ बताना चाहेंगे? सुबह कितने बजे शुरू होंगे और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और कितने कोई सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं इसमें, या फिर किसान लोग आ रहे हैं? किस तरीके के यहाँ लोग इकट्ठे होंगे और कितनी बजे तक आपकी महापंचायत चलेगी? और संशोधन को लेके जो बिल सरकार लेके आ रही है वो जनता जनार्दन के हित के लिए, उसको लेके क्या बात कहेंगे चौधरी साहब? जी देखिए, दोनों कई सारी बातें एक साथ आपने कही हैं। पहली बात आपकी ये कि वक्फ को लेके हमारा स्टैंड क्या है और क्या है वक्फ का मामला। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में, एक ऐसा बोर्ड जिसमें 1913 में उस समय की सरकार ने, फिर 23 में और 1954 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया। 1955 में उसमें संशोधन किया, 1964 में संशोधन किया, और 1995 में एक इतना सख्त कानून बना दिया जो कि भारत के गैर मुस्लिम, मैं उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी सनातनियों के विषय में कहूंगा, वो ये कि कोई भी मुस्लिम जो भारत से पाकिस्तान गए, विभाजन हुआ भारत का, और भारत के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार लोग थे मजहब के आधार पे, वो अपनी संपत्ति को, वो जागीरदार, वो नवाब, वो उस तरह के समृद्ध लोग, वो यहाँ की संपत्ति को वक्फ करके चले गए। पाकिस्तान गए, वहां जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध यानी सनातनी मारे गए, उनकी संपत्ति पर वहां के मुसलमानों ने और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। यानी वहां की संपत्ति भी आपकी गई और यहाँ की उनकी संपत्ति वक्फ उसका मालिक बन गया। इतने असीमित अधिकार 1995 के वक्फ एक्ट में, और 2000 में जब उसका संशोधन किया तो इतने सख्त अधिकार दे दिए गए हैं, इतना सख्त उस कानून को बना दिया गया है, वक्फ एक्ट को बना दिया गया है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति को कहता है कि वो मेरी है, मेरी संपत्ति को कहता है कि इस पर ये वक्फ की संपत्ति है, यदि वो सोचता मात्र भी है तो उसका सोचना भी जायज है और वो फिर दावा कर सकता है। और वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति पे दावा किया तो आपको भारत के किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में इसके लिए कोई अपील नहीं है, बल्कि इसकी अपील वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है, जहां उन्हीं के वकील, उन्हीं का जज, उन्हीं का सब कुछ है। यानी अगर वक्फ बोर्ड ने ये तय कर लिया, ऐसा तमिलनाडु में एक गांव में हुआ है, ऐसा सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इमारत है उसमें कभी किसी समय हज के लिए वो प्रयोग हो गई, तो उन्होंने कहा चूंकि ये हज के लिए प्रयोग हो गई, अब ये वक्फ की संपत्ति है। मैं सूरत नगर निगम की इमारत की बात कर रहा हूं। मैं द्वारिका में, जो द्वारिकाधीश की द्वारिका है, वहां बेट द्वारिका में 2 द्वीपों पे वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जता दिया है।
इतना सख्त कानून इस तरह का उनके पक्ष में बना दिया गया है, भारत में और किसी धर्म के लिए नहीं है, कि अगर उन्होंने कहा कि संपत्ति मेरी है तो फिर वो उनकी है, वो आपके हाथ से जाएगी। और उसी का परिणाम है जी कि पूरे भारत में 9,40,000 एकड़ भूमि उनके पास है, 8,72,000 संपत्तियां उनके पास हैं, लगभग 17,000 चल संपत्तियां और लगभग 7.5 लाख अचल संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। तो इतने भयानक, और इसमें भी कैसा तुष्टीकरण के कारण किया गया कि 2013 में जब वो संशोधन किया, 2014 में, मार्च 2014 में लोकसभा चुनावों से पहले उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने जाते जाते दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया। और दूसरी बात, वक्फ केवल मुस्लिम के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके पूरे भारत में जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या वो स्टेट, 30 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, उनके वक्फ काउंसिल्स या वक्फ बोर्ड हैं, सभी के कर्मचारियों को वेतन भत्ते सरकार देती है। गजब की बात है। इस जो एक भूमाफिया वक्फ बोर्ड है, इसके लिए भारत सरकार, इस समय की भारत सरकार 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लेके आई है। उसका अभी जो कि जेपीसी में चला गया, अभी वो पास नहीं हुआ। उससे पहले जो आपने बताया भी कि 17 मार्च को ओवैसी और मौलाना मदनी के आह्वान पर वहां हजारों हजार कट्टरपंथी इकट्ठा हुए और उनकी योजना शाहीन बाग बनाने की थी। हमने उनका विरोध किया 17 तारीख को जंतर मंतर पर ही, हमने प्रतिकार किया और उस प्रतिकार का परिणाम रहा कि उनको वहां से भागना पड़ा, ओवैसी को सर पे पैर रख के भागना पड़ा, अफरा तफरी मच गई और वो उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। हमने तय किया है कि वक्फ बोर्ड को न केवल जो सरकार संशोधन ला रही है, हम कल 30 मार्च रविवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दिल्ली जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। उस महापंचायत में देश भर से लोग आ रहे हैं, सनातनी आ रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा, जो खूनी दरिंदे के द्वारा जो लोगों के ऊपर जो विक्टिम्स हैं, वो विक्टिम भी वहां आ रहे हैं। वो विक्टिम्स अपनी बात रखेंगे वहां, और जो पंचायत होगी उस महापंचायत में सब अपना बिंदु रखेंगे और फिर पंचायत का निर्णय होगा। उस निर्णय के आधार पे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत गणराज्य और गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ये तय भी हम कल करने वाले हैं कि देश भर में अब शाहीन बाग, जैसे सीए आने पे शाहीन बाग बनाया गया था, तो शाहीन बाग जैसी स्थिति देश में नहीं पैदा होने दी जाएगी। बल्कि अगर कहीं भी कोई इस कानून को रोकने का प्रयास करता है तो प्रतिकार भी किया जाएगा और कानूनी रूप से हम लड़ाई भी लड़ेंगे और समाज को भी इकट्ठा करेंगे और अब इस वक्फ बोर्ड को रद्द करा कर रहेंगे। कल हम लोग बहुत बड़ी भारी संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। जी, हमारे साथ अनिल चौधरी खास बातचीत बने हुए गाजियाबाद से, और ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2013 से लगातार ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्रयास कर रहे हैं और शायद ही बहुत जल्दी इसको भी अमली जामा पहना दिया जाएगा। 2013 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का तो संशोधन बिल अभी अमित शाह ने भी कहा है अभी लेके आएंगे और 4 तारीख से पहले लेके आएंगे और इसको पास भी करेंगे और ये आएगा, देश के हित में है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मदनी साहब, ओवैसी साहब तो लगातार इसके विरोध में हैं और जो मुस्लिम कम पढ़े लिखे हैं उनको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो ये हो जाएगा, तुम मर जाओगे, ये ऐसा हो जाएगा, देश से निकलना पड़ेगा। वो ही शाहीन बाग जैसा कुछ माहौल लग रहा है। आपको लगता है ये जो भड़क जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा और ये पूरे भारत और पूरे विश्व को स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओवैसी जिस तरह की हरकत कर रहा है योजनाबद्ध तरीके से, ओवैसी भविष्य का जिन्ना है। एक दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि जिन गरीबों को भड़का ले रहा है, सच्चाई ये है
कि गैर मुस्लिमों के लिए भारत में यानी सनातनियों के लिए तो नुकसान है ही वक्फ बोर्ड के रूप में, मुस्लिम समाज के अनपढ़ और गरीबों के लिए भी ये वक्फ बोर्ड जो लंबे समय चल रहा है उसके भ्रष्टाचार के कारण, बहुत सारे कारणों से गरीब मुसलमानों के लिए भी ये बहुत भारी पड़ा है। अब यदि वो भड़काते हैं तो वो उसमें धार्मिक एंगल जोड़कर भड़काते हैं कि इससे आपकी मस्जिद चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातों से मदनी और ओवैसी, देखिए मदनी कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की और मैं कहूंगा आतंकवाद की जो जन्म स्थली है देवबंद, वो वहां का व्यक्ति है, उसकी जहरीली सोच है। जहरीली सोच का व्यक्ति दिल्ली जंतर मंतर पर आकर अनावश्यक बातें कर रहा है और पिछले दिनों उसने एक बात कही थी कि राम हमारे नबी हैं। ऐसी वाहियात, ऐसी बेवकूफाना बात भारत में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों ने प्रतिकार करना बंद कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 57 देशों के वो मालिक हुए। अगर भारत आज तक भी तमाम रूप से लुटने, पिटने, कटने, बटने के बावजूद, विभाजित होने के बावजूद भी अगर धर्म के रूप में सनातन या हिंदू यहाँ जिंदा है तो इसलिए क्योंकि उसमें प्रतिकार की क्षमता है। तो वो प्रतिकार की क्षमता अभी भी बाकी है, हम प्रतिकार करेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि वो गरीब मुस्लिम समाज और आगे पीछे लगता है, ये भविष्य का जिन्ना उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो ना भड़के। और भड़कने में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, असम में हेमंत विश्व शर्मा है। अगर भड़ककर कोई गलत काम किया तो मेरे विचार में उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ेंगे और उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। जी चौधरी साहब, आपने कहा जो विधायक, वो जो संशोधन बिल आ रहा है अभी, वो उससे भी कठोर होना चाहिए, यानी कि ये बिल इससे भी सख्त होना चाहिए, ये बिल्कुल रद्द होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खारिज कर दो सिरे से, कोई लेना देना नहीं। आपने यह तक कह दिया, आपने ये संशोधन क्या, इसको खत्म करो, देश के लिए बहुत घातक, आपने ये कहा। अभी एक आपकी बाइट देख रहे थे, सुन रहे थे हम उसमें। देखिए, जहां तक बात वक्फ बोर्ड की है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, देखिए वैसे भी मुस्लिम राष्ट्र तुर्की, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, ऐसे अनेक देश हैं न जहां वक्फ कानून है, न वहां कोई वक्फ बोर्ड है, न कोई ऐसी वक्फ संपत्ति है। तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये अनावश्यक चीज है। इसके कारण से भारत में बहुत सारे विवाद भविष्य में फैलने वाले हैं। आज भी लाखों लाख आपत्तियां, लाखों लाख विवाद देश भर में चल रहे हैं। कोर्ट में नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना है। इसको संशोधन मात्र से, देखिए सरकार की स्थिति आज थोड़ी सी विचित्र आप कहें या आप ये कहें कि थोड़ी मुश्किल में है, तो स्ट्रेंथ नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं है तो इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी उसे, उसी का परिणाम है कि आज वो मात्र संशोधन एक्ट लेके आए हैं। इसका स्वागत, क्योंकि पहले वालों ने इसको और मजबूत बनाया, इसके पंजों को खूनी बनाने में मदद की और इसको इतना मजबूत बना दिया कि ये भूमाफिया बन के बैठ गया। तो उस सरकारों की बजाय इस सरकार ने उसमें संशोधन की बात की है। लेकिन हाँ, जो अभी जेपीसी से बाहर निकल के बातें आई हैं, उसमें समझ में ये आ रहा है कि जो विवादित संपत्तियां हैं, जो अवैध रूप से कब्जाई हुई संपत्तियां हैं, उनके ऊपर ये बिल फिलहाल मौन है। भविष्य में उन सब संपत्तियों को वापस लिया जाए, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से, वक्फ कानून को समाप्त करके सभी वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए, और जो उसकी संपत्तियां हैं विवादित, या जो पाकिस्तान गए थे लोग यहां से, यानी उसे शत्रु संपत्ति होना चाहिए, उस संपत्ति को, और जिस तरह से अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्ति है उसको। उसके अलावा भारत सरकार ने समय समय पे, राज्य सरकारों ने समय समय पे जो संपत्ति गलत ढंग से वक्फ बोर्ड को दे दी है, वो संपत्ति भारत की सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करे, उसे नेशनलाइज करे, और यदि कोई उनके पास संपत्ति बचती है और उससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या कोई सामाजिक एक्टिविटी चलाना चाहते हैं, तो भारत में इंडियन सोसाइटी एक्ट है, भारत में इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। वो तमाम सेवा के कार्य, वो तमाम
शिक्षा के कार्य, स्वास्थ्य के कार्य, जितने भी सेवा के कार्य हैं वो इंडियन सोसाइटी एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट में हो सकते हैं। अपने उस ट्रस्ट का नाम वो वक्फ रख लें, उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गवर्न उसी कानून से हो जिससे भारत के बाकी 120-25 करोड़ लोग गवर्न किए जाते हैं, हो रहे हैं, उससे ये संख्या भी या ये लोग भी जो वक्फ को मानने वाले हैं वो जी भी उसी से गवर्न हो। जी चौधरी साहब, कई लोगों ने यहाँ तक तो कहा है कि वक्फ के पास जो संपत्ति है, एक आश्रम नहीं चलाता वक्फ, एक हॉस्पिटल नहीं बनवा रखा वक्फ, कोई किसी गरीब ऐसा की मदद नहीं करा वक्फ, किसी को मकान बना के नहीं दे रहा वक्फ, किसी की वैसे भी पीड़ित को ऐसा है उनकी कोई कोई ट्रस्ट नहीं बना रखी वक्फ ने, तो वक्फ कुछ कर भी नहीं रहा, तो भी इतनी संपत्ति, तो क्या फायदा ऐसी वक्फ के पास इतनी जमीन जाने का? तो आपको क्या लगता है कल कितनी संख्या जंतर मंतर पे होने वाली है सुबह? जंतर मंतर पर हमने आह्वान दिया है, मात्र 7 दिन की कॉल पे लोग पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं वहां कम से कम 5,000 लोग तो सीधे सीधे वहां हैं ही। ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि देश भर से जिस प्रकार से हमारे पास फीडबैक आ रही है, लोगों के कॉल आ रहे हैं, उनका कहना है भाई साहब कि हम पहुंच रहे हैं, किसी का कहना है हम यहां से दूर हैं, हमें संदेश लेट मिला है, हम हो सकता है किसी कारणवश ना आ पाए, आगे एक बड़ा आंदोलन विषय पे खड़ा कीजिए, और इस विषय पे अगर आप बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं तो हम पूरी तरह से इस वक्फ बोर्ड को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के संशोधन के लिए ही नहीं, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए, वक्फ कानून को निरस्त करने के लिए और वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और तमाम संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए हम पूरी तरह से काम करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं 5,000 तो ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो निश्चित रूप से वहां पहुंच ही रहे हैं, उसके अलावा आम भारतीय, आम लोग, आम हिंदू समाज, सनातन समाज, और जब मैं हिंदू कहता हूं तो सिख, जैन, बौद्ध, यानी भारतीय मूल के सभी मत पंथ वहां पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है और कल इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की, कल, क्योंकि कल पहला नवरात्रा है भाई साहब, कल जी पहला नवरात्रा है, मां जगदम्बा ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, पहला दिन था। कल इस वक्फ बोर्ड को, इस राक्षस को समाप्त करने की कल नींव पड़ जाएगी, कल पहला दिन है, पूरे भारत के लोग इसमें साथ आएंगे। जी चौधरी साहब, कल 10 बजे शुरू हो जाएंगे लोग आने, शायद ही 4-5 बजे तक आपका जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन और जनता को संबोधन करेंगे, बड़े बड़े मठाधीश आ रहे हैं, तो अगला पड़ाव क्या होगा, क्या चाहते हैं यहाँ? कल के बाद कुछ आगे की रणनीति कुछ बताना चाहेंगे, क्या सोचा है फिर? जी देखिए, वैसे तो महापंचायत में जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, ये केवल मात्र एक कार्यक्रम लोगों ने बात कही कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक पड़ाव ये तय करने वाला है कि भविष्य में कराने के लिए, वक्फ कानून को रद्द कराने के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। अगर हम जंतर मंतर पर या दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम करें, वो तो होगा ही, हम देश के जिले जिले में, आज भी हम 400 जिलों में काम कर रहे हैं, इस संख्या को, अपनी क्षमता को हम बढ़ाएंगे। इस वक्फ विषय पर आगामी 1 महीने के अंदर हर जिला मुख्यालय पे इसके लिए बड़ा धरना प्रस्तावित करेंगे, और ये भी हम तय करने वाले हैं कि अगर किसी भी ओवैसी, किसी मदनी या फिर उनके समर्थन में कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, कोई ममता बनर्जी, कोई स्टालिन, अगर कोई ऐसी बदमाशी भरी कोई बात करता है जो कि देश के खिलाफ जाती हो, तो फिर अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका प्रतिकार किया जाएगा। अब सीए में जैसे हुआ था, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, चौकी थाने फूंक डाले गए, अब ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए समाज को जोड़ा जाएगा, ये हम करने वाले हैं। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, आपके साथ बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आपके साथ, आपकी मुहिम के साथ, जो आपके भारत में कहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पे हम प्रदर्शन भी करेंगे और हमारी शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से तथ्य और बता दीजिए। देखिए, बड़े सिंपल साधारण से लोग हैं, नंबर है 9310073539, दूसरा नंबर है 98108090
50 ये ममता सहगल है, राष्ट्रीय संयोजक हैं। भविष्य में और सभी नंबर हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महासचिव सबके दे देंगे। उनको कॉल करके कैसे हमें जुड़ना है, कैसे मिलना है, ये सारी बातें हैं। और भविष्य में टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वेबसाइट या दूसरे विषय हैं, इन सबके माध्यम से हम लोग आगे सबको जोड़ने का रास्ता निकालेंगे। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। तो हमारे साथ ये अनिल चौधरी खास बातचीत में बने हुए थे गाजियाबाद से, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने मुहिम चला रखी है। और तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।